अध्याय 2। मुझे स्कूल अच्छा लगा। जब तोत्तो-चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह रुक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती रही थी उसका गेट सीमेंट के 2 बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ के 2 तनों का था, उन पर टहनियां और पत्ते भी थे। अरे, यह गेट तो बढ़ रहा है, तोत्तो-चान ने कहा। यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंबे से भी ऊंचा हो जाएगा। गेट के ये 2 खंबे वास्तव में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थी। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो-चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती भी हवा से टेढ़ी हो गई थी। उसने तख्ती पर लिखा नाम पढ़ा, तोमोएगाकुएन। तोत्तो-चान माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज दिखाई दी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, क्या वह सचमुच में रेलगाड़ी है? देखो, वहाँ स्कूल के मैदान में। वहाँ स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी की 6 बेकार डब्बे काम में लाए जाते थे। तोत्तो-चान को लगा ऐसा तो सपनों में ही होता होगा। रेलगाड़ी में स्कूल। डिब्बों की खिड़कियाँ सूरज की प्रातः कालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोत्तो-चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते ही उसने मुड़कर माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम जल्दी से चढ़ जाते हैं। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने सही तरीके से व्यवहार करना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तोत्तो-चान को तुरंत ट्रेन में ना चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसा माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा, साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगीं। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था। वह दाहिने हाथ की ओर 1 मंजिले भवन में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्ध गोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थीं। तोत्तो-चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। उनके मन में भय था कि कहीं तोत्तो-चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल दिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोत्तो-चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। उसकी माँ धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोत्तो-चान के चेहरे के पास ले गईं और फुसफुसाई। क्यों? तोत्तो-चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता। हाँ, अपना घर दुकान तो नहीं बन जाता। तोत्तो-चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। जब माँ और तोत्तो-चान दफ्तर में पहुंची तो कुर्सी पर बैठे सज्जन
उठकर खड़े हो गए। उनके सर के बाल कम हो गए थे, उनके कुछ दांत भी गायब थे, पर उनका चेहरा स्वस्थ लगता था। वे सज्जन बहुत लंबे भी नहीं थे, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। तोत्तो चान ने जल्दी से झुककर उन्हें नमस्ते की और उनसे उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? तोत्तो चान की बात सुनकर माँ घबरा गई, पर इससे पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तोत्तो चान की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोत्तो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर वे माँ की ओर मुड़कर बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोत्तो चान से बात करना चाहता हूँ। तोत्तो चान को थोड़ी सी घबराहट हुई, पर उसने सोचा तो उसे लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, माँ ने कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोत्तो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, जो कुछ भी तुम बताना चाहो बताओ। जो मुझे अच्छा लगे वह बताऊं? तोत्तो चान ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह काफी अस्पष्ट था, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेजी से चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि उससे टिकट ना लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाविल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करतब दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तोत्तो चान की जीभ ना कट जाए, पर वह फिर भी वैसा ही कर। उसने बताया कि उसके पापा कितने अच्छे तैराक हैं और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी भी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर? तोत्तो चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती गई। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने के लिए अब तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तोत्तो चान ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक से उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। कैसे उसके ज्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीलती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचे में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सीली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल निरर्थक हैं। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तोत्तो चान ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोत्तो चान को कुछ ना सूझा। उसे इस बात से थोड़ा दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ
उसके सर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। उनके ये शब्द सुनकर तोत्तो-चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगा। वास्तव में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था, बल्कि उसे सुनते समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जमाई नहीं ली थी। न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोत्तो-चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोल सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकु कोबायाशी के बारे में तोत्तो-चान की ये भावनाएं थी। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। अब हेडमास्टर जी तोत्तो-चान को वह जगह दिखाने ले गए जहां बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते बल्कि सभागार में खाते हैं, उन्होंने समझाया। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोत्तो-चान पहले आई थी। जब वे वहां पहुँचे थे, बच्चे शोर करते हुए मेज व कुर्सियां उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोत्तो-चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और कहा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने बच्चे ही हैं जितने यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही? तोत्तो-चान को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में ही जितने बच्चे थे, यहाँ केवल उतने बच्चे उपस्थित थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही बच्चे हैं, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज अलग है, तोत्तो-चान सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में देख रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह, क्या मजा है, तोत्तो-चान ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल, पर बहुत अच्छा है। उसे इससे पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में देख रहे थे और दोपहर की हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। हेडमास्टर जी के यह कहने के बाद से ही कि अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोत्तो-चान बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। इस सप्ताह से पहले उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तोत्तो-चान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स लगाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी का पास एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोत्तो-चान के गले में लटका दिया ताकि वह खो ना जाए। अच्छी लड़की बनना, माँ ने उससे कहा। बिल्कुल, तोत्तो-चान ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। तोत्तो-चान को इस प्रकार निकलते देख माँ की आंखें अचानक भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की कि इस बार सब शुभ हो।